मैं रिकॉर्ड करूंगी। लो मैम। तो हमें स्टार्ट करना था एनबीएफसी के नेक्स्ट टॉपिक से। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो क्या है? हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, फाइनेंस कंपनी यानी कि ऐसी कंपनी जो डील करती है फाइनेंशियल बिजनेस से। कैसे फाइनेंशियल बिजनेस? हाउसिंग वाली। हाउस यानी कि ये कंपनियां किसके लिए पैसा देंगी? घर बनाने के लिए। हाउसिंग हाउस के हाउसिंग लिए। फाइनेंस के लिए। हमारे देश में हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस को कंट्रोल कौन करता है? क्या अथॉरिटी है वो? एनबीएफसी। कम भूल जाते तुम। एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक। नेशनल बैंक। हाँ। ठीक है जी। और फाइनेंशियल कंपनीज को कौन रेगुलेट करता है? एनबीएफसी आरबीआई। आरबीआई। यानी कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है उसको कौन करता है? आरबीआई। लेकिन अब हाउसिंग आरबीआई फाइनेंस कंपनी के लिए तो स्पेशल रेगुलेटर है ना। तो जब स्पेशल होता है तो वो स्पेशल वाला ही रेगुलेट करता है, जनरल वाला रेगुलेट नहीं करता। नहीं तो जो करता। हमारी एचएफसी है उसके ऊपर किसका रेगुलेशन चलेगा जी? एनएचबी का रेगुलेशन चलेगा। तो एनएचबी रेगुलेट करेगा एचएफसी को। एचएफसी काम क्या करेगी? होती क्या है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी? हाउसिंग फाइनेंस कंपनी वो कंपनी होती है जिसका मेन काम क्या है? हाउस को फाइनेंस करना, यानी कि लोन देना। कैसे लोन देना? होम लोन। हम कहते हैं तुम घर बनाओ, घर बनाने के लिए जो लोन चाहिए वो हम देंगे। हम कौन? हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। अच्छा ये बताओ, जो होम लोन मिलते हैं क्या उसके खिलाफ कोई सिक्योरिटी भी देनी पड़ती है? उसके अगेंस्ट देनी कुछ गिरवी पड़ती रखना है पड़ता हर है? लोन के ही। यस मैम मैम देना पड़ता लगभग, है। क्योंकि होम लोन तो आपका बड़े अमाउंट का लोन जाता है ना, तो बदले में कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ती है। तो यानी कि अगर आप पैसा ना चुका पाओ तो हम उस सिक्योरिटी को जब्त कर ले। सो होम लोन कैसा लोन है? जिसके अंदर कोलेट्रल सिक्योरिटीज जाती है, यानी कि स्पॉटेड सिक्योरिटीज जाती है अगेंस्ट लोन एडवांस्ड बाय एचएफसी विच इंक्लूड प्रॉपर्टी फॉर विच द लोन हैज बीन ग्रांटेड। क्या हो सकता है? जो घर आप बनाना चाहते हो, जिस घर के लिए लोन देते हो, वो लोन खुद गिरवी होता है। वो घर कि जितना बना, अगर तुम पैसा नहीं चुकाओगे तेरा घर जब्त कर लूंगा मैं, और इस घर को बेच के ही फिर अपना पैसा फुलफिल करूंगा। वो प्रॉपर्टी भी हो सकती है, उसके अलावा कुछ और कोलेट्रल भी हो सकता है। यानी कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी कैसा लोन देता है आपको? सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन। कोलेट्रल सिक्योरिटीज देता है, यानी कि सिक्योर्ड लोन दे रहा है आपका। सिंस प्रॉपर्टी सर्व्स एज द अंडरलाइंग एसेट्स। प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी? अंडरलाइन एसेट। तो जो अमाउंट ऑफ लोन है एडवांस डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ कोलेट्रल। सोचो, आपने 1 लाख रुपए का घर गिरवी रखा है। कोई घर है आपके पास जिसकी वैल्यू कितनी है? 1 लाख रुपए। इसको अगर आप गिरवी रखते हो तो आपको कितना लोन मिलना चाहिए? 80-90 हजार। 80-90 हजार। 80-90 हजार, या मैक्सिमम टू मैक्सिमम सोचो, वो मार्जिन नहीं रखता, तो 1 मैक्सिमम लाख। कितना मिल सकता है? 1 लाख। 1 लाख। और मिलना कितना चाहिए? 90 हजार या 80 हजार, यानी कि विद मार्जिन मिलना चाहिए। इतना ही लोन मिल सकता है अपने को मैक्सिमम। यस मैम। इससे ज्यादा तो नहीं मिलेगा। तो क्योंकि सिक्योर्ड नो मैम। है तो फिर यहाँ पर इनको कितना मिलता है अमाउंट? उतना ही मिलता है जितनी की आप कोलेट्रल लेकर आते हो। सो जो वैल्यू ऑफ कोलेट्रल है वो इंश्योर करती है कि जो लेंडर है वो कैसा है? सिक्योर्ड। और उसका रिस्क ऑफ डिफॉल्ट कम हो जाता है। मान लो जिस बंदे ने लोन दिया, अब वो लोन ना चुकाए तो एसेट है ना, इसको बेच के लोन पूरा कर लो। तो यानी कि आप डिफॉल्ट के रिस्क से परे हो जाते हो अगर आपका सिक्योर्ड लोन होगा। तो जो चलो जी, अब निकिता ने एक घर खरीदा। कब खरीदा था? 1965 में इसके दादाजी ने खरीदा था। वो घर साथ 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 निकिता के पास आ रहा है। अभी जो निकिता वाला घर है खरीदा गया था 1965 में। 1965 में उस घर की वैल्यू थी फॉर एग्जाम्पल मान लो 50 हजार। ठीक है। अब ये घर गिरवी रखने जाती है। अब इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? वही वैल्यू जो 1965 में थी, या आज की वैल्यू लगाए? आज की वैल्यू। आज की वैल्यू। मार्केट यानी कि वैल्यू। आज की वैल्यू अगर इसकी 50 लाख है तो निकिता को कितने का लोन मिलेगा? अप टू 50 लाख या अप टू 50 हजार? 50 अप टू 50 लाख। अप टू 50 लाख। यानी कि जब भी आप कोई एसेट गिरवी रखने जाते हो तो उसकी करेक्ट और रियल वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। जो कैसे पता चलती है? सर्वे से पता चलती है, यानी कि वैल्यूएशन से पता चलती है। तो यहाँ पर रजिस्टर्ड वैल्यूअर की जॉब बहुत अच्छी चलती है। तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर से अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू पता कराओ ताकि उस लोन वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सके कितना लोन देना होता है। चलो जी, अब ये जो होम लोन मिलता है ये 2 महीने के लिए मिलेगा, 4 महीने के लिए, या कई सालों के लिए मिलता है?
लॉन्ग टर्म लोन्स ही होते हैं मैम, ये तो लॉन्ग टर्म लोन होते हैं। सोचो Yes, निकिता ma'am. कहती है मुझे घर बनाना है, मुझे 20 लाख रुपए दे दो। ठीक है जी, निकिता को 20 लाख मिल गए। एक हफ्ते बाद वो लेंडर देने आ गया पैसे, कहते लाओ पैसे दे। निकिता कहती है अभी तक तो मैंने सामान भी नहीं मंगवाया, मतलब मेरी कंस्ट्रक्शन शुरू भी नहीं हुई और तू पैसे वापस मांगने आ गया। फायदा क्या हुआ होम लोन का? कोई फायदा हुआ Yes. उसका? कोई फायदा नहीं नो हुआ। मैम। तो लंबे टाइम के लिए चलता हो तो जो लोन दिए जाते हैं हाउसिंग फाइनेंस के, वो किस टाइम के लिए होते हैं? लंबे टाइम के लिए। ठीक है Long जी। term loan. और जो अपनी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी होती है वो लेस वॉलेटाइल होती है। ऐसा बहुत कम होता है कि बहुत ही प्राइस में डिफरेंस आ जाए कि आज प्रॉपर्टी 1 करोड़ की और कल प्रॉपर्टी 1 लाख की। ऐसा डिफरेंस बहुत कम आता है, थोड़े बहुत चेंजेस होते रहते हैं, 10-15% ऊपर नीचे चलता रहता है, उतना हम मार्जिन रख लेते हैं। तो प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होती है? लेस वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब होता है उसमें प्राइस में चेंजेस कम आते हैं, कम चेंजेस होते हैं उसके अंदर। बट देयर आर चांसेस, लेकिन चांस होते हैं कि जो प्रॉपर्टी का प्राइस है वो फ्लक्चुएट हो सकता है। So usually after a loan has been granted, HFCs do regular property evaluation. मान लो जी हमने 15 साल पहले लोन लिया था, आज लोन ले लिया, कितने का ले लिया हमने? 1.5 करोड़ का लोन ले लिया। ठीक है, आज की डेट में 2022 में हमने उनको प्रॉपर्टी दे दी 2 करोड़ की। ठीक है, आज आ गया 2025। अब 2025 में क्या हो सकता है? ये 2 करोड़ वाली प्रॉपर्टी बढ़ के 2.5 करोड़ की भी हो सकती है, ये 2 करोड़ वाली घट के 1 करोड़ की भी हो सकती है। चांसेस हैं दोनों केसेस के कि वो 2 वाली 2.5 में भी हो जाए और 2 वाली 1 की भी हो जाए। Yes, ma'am. दोनों के चांसेस हैं। अगर ये 1 करोड़ की हो गई तो किसका लॉस है? लेंडर का या बोरोवर का? लेंडर का। Lender लेंडर का. का लॉस। बोरोवर कहेगा अच्छा है मैंने तो 1.5 करोड़ रुपए लिए हुए थे, तो प्रॉपर्टी जब्त कर ले, मेरे को तो कुछ चाहिए ही नहीं। सही. तो यहाँ पर HFCs के इस लॉस को देखते हुए एक प्रोविजन बनाया गया कि HFC टाइम टू टाइम इस प्रॉपर्टी को रीवैल्यूएट करेगी। क्या करेगी? रीवैल्यूएट, यानी कि उसका रीवैल्यूएशन करेगी। अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू लोन अमाउंट से कम होती हुई दिखी तो आप सामने वाले से और प्रॉपर्टी मांग सकते हो, या उसको बोलोगे कि मेरा इतना लोन आपको चुकाना पड़ेगा वरना आपके ऊपर मैं लीगल एक्शन ले सकता हूँ। तो रीवैल्यूएशन करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपकी जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा डेविएट हो चुकी है तो आप एडिशनल प्रॉपर्टी मांग लो, और अगर कोई डेविएशन नहीं हुआ है तो चलते रहने दो, फिर तो चलती रहेगी प्रॉपर्टी। तो ये फीचर्स हैं आपकी HFC कंपनीज के लिए। लोन किसके लिए दिया जाएगा? हाउस के लिए दिया जाएगा, यानी कि होम लोन होगा। कैसा होगा? सिक्योर्ड के अनसिक्योर्ड? 100% सिक्योर लोन होगा आपका, यानी कि कोलेटरल जाएगी। वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी वैसे तो आपकी वॉयलेट नहीं होती, लेस वॉलेटाइल होती है, बट फिर भी वॉयलेट हो सकती है, चेंज हो सकती है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक रेगुलर इंटरवल के ऊपर उसका रीवैल्यूएशन करना पड़ेगा। रीवैल्यूएशन आपको बताएगा कि आप खतरे में हो या आप सेफ हो, आप डेंजर जोन में जाओगे या आप सेफ जोन में जाओगे। अगर आप सेफ जोन में हो तो कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर डेंजर जोन में हो तो देखो, ये जो लाल वाला है अपना, ये 1 करोड़ वाला है, ये डेंजर जोन है, और वो 2.5 करोड़ वाला सेफ जोन है। अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 2.5 करोड़ होगी तो HFC का फायदा है कि नुकसान है? फायदा है. फायदा है। और प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ होगी तो नुकसान हो जाएगा HFC को. यानी कि ये वाला जो है अपना, ये सेफ जोन है और ये है अपना डेंजर जोन। आपको अपना जोन पता चल जाएगा तो आप अपने करेक्टिव एक्शन ले सकते हो। समझ आई इतनी बात? यस मैम. ठीक है, समझ में आ गया हम क्या काम कर सकते हैं। अब ये बताओ HFC खोलेंगे कैसे? पहले तो बताओ HFC क्या? एक कंपनी। हाउस कंपनी फाइनेंस कंपनी. एक्ट के अंदर तो जाएगी। यस। कंपनीज एक्ट के अंदर आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ठीक है जी। बिजनेस कैसा करना है? हाउसिंग फाइनेंस का। कौन रेगुलेट करेगा? कंपनीज एक्ट. रेगुलेट करेगा। तो यानी कि कंपनीज एक्ट में भी रजिस्टर्ड होना है आपको और NHB के पास भी रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। यानी कि हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको नेशनल हाउसिंग बैंक के पास जाना पड़ेगा, वहां रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अब NHB कहता है रजिस्ट्रेशन तो मैं दे दूंगा, लेकिन मैं चेक करूंगा कि तुम हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस करने लायक हो के नहीं हो। अब ये कैसे पता चलेगा कि वो लायक है? और वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई है यहाँ पे। कहता है तुम तभी लायक होगे जब तुम इतनी इतनी एसेट्स मेंटेन करके रखोगे। तो गाइडलाइंस इश्यू की गई है। ये गाइडलाइंस रिवाइज हुई थी हमारी ऑन 20 अक्टूबर 2020 में।
पहले यहाँ लिखा हुआ था कि ऐसी एचएफसी, ऐसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जिसका मेन बिजनेस क्या हो, होम लोन देना, वो हमारी एचएफसी होती है। लेकिन अब हमने लिमिट्स लगा दी यहाँ पर। तो एचएफसी किसको माना जाएगा? एचएफसी उसको माना जाएगा जो कि एक तो इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज होनी चाहिए कंपनीज एक्ट में, प्लस वो 60-50 का रूल फॉलो करे। अब 60-50 का रूल क्या है? कहता है कि ऐसी एनबीएफसी जिसकी फाइनेंशियल एसेट किस फॉर्म में है, फाइनेंस फॉर हाउसिंग यानी कि होम लोन के अंदर दी हुई है। ठीक है जी, कितना परसेंट होम लोन दिया हुआ है आपने टोटल एसेट का? 60%। 60%। यानी कि अगर आपकी 100 करोड़ की एसेट है तो उसमें से 60 करोड़ आपने किसको दिया हो? होम लोन के फॉर्मेट में। ये फाइनेंस फॉर हाउसिंग के लिए आपने दिया हो। ठीक है जी, ब्रैकेट में देखो एक बात लिखी हुई है, नेटेड ऑफ बाय द इंटेंजिबल एसेट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि आपके पास टोटल प्रॉपर्टी है 100 करोड़ की, ठीक है, उसमें से इंटेंजिबल एसेट्स यानी कि जैसे आपका ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, मान लेते हैं जी मेरा ट्रेडमार्क है मेरे पास, मतलब जितने भी अपने पास नॉर्मल राइट हैं पेटेंट वगैरह वो 1 करोड़ के हैं, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी अपनी? 10 मान लेते हैं, आसान हो जाएगी कैलकुलेशन। 100 करोड़ में से 10 करोड़ माइनस कर दो, 90 करोड़। तो हमें नेट ऑफ करना है अपनी इनटेंजिबल एसेट्स को, यानी कि इनटेंजिबल एसेट्स को चेक नहीं करना, वो तो राइट्स है, वो यूज हो चुके हैं, वो टोटल एसेट्स थोड़ी है अपनी, वो तो राइट्स मिल चुके हैं अपने को, तो उसको नहीं काउंट करो, बाकी बची हुई एसेट्स को काउंट करो। अब 60% किसका निकलेगा? 90 करोड़ का निकलेगा। 90 60 करोड़ का, कितना हो गया ये? 54 करोड़, 54 करोड़। 54 करोड़, पक्की बात? यस मैम। चलो जी, 54 करोड़ की एसेट आपको किस में होनी चाहिए? होम लोन के अंदर आपके पास होनी चाहिए। चलो जी, मान लेते हैं मेरे पास 54 करोड़ की एसेट थी, फुलफिल हो गया, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या बोलती है? उस टोटल एसेट्स में जिसमें से आपने नेट टेंजिबल एसेट्स माइनस किए यानी कि 90 करोड़ में से, नॉट लेस देन 50% शुड बी बाय वे ऑफ हाउसिंग फाइनेंस फॉर इंडिविजुअल्स, यानी कि इसका कम से कम 50%, कितना हो गया 50%? 45 करोड़। 45 करोड़। 45 करोड़ ऐसा होना चाहिए जो आपने किसको दिया? इंडिविजुअल्स को दिया, इंडिविजुअल्स को। यानी कि टोटल आप किसी को भी दे सकते हो फाइनेंस। 60% में इंडिविजुअल्स भी आ सकते हैं और इंस्टीट्यूशंस भी आ सकते हैं। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी वही कंपनी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी कहलाएगी जिसने अपना 50% पैसा किसको दे दिया? इंडिविजुअल्स को दे दिया। तो जनरली यही होते हैं जो होम लोन लेते हैं। अगर आप इंस्टीट्यूशंस को देते हो तो वो तो अपना रेगुलर आगे बिजनेस करते हैं, वो आपने किसी बिजनेस एंटिटी को पैसा दिया है, वो आपने किसी इंडिविजुअल को तो दिया नहीं घर बनाने के लिए, तो उसके अंदर आप नॉर्मल एनबीएफसी कंपनी आ जाते हो रेदर देन हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। समझ में आई बात? तो मेन टेस्ट क्या है आपका इसका? 50% पैसा कम से कम किसको दिया? इंडिविजुअल्स को दिया, इंडिविजुअल्स। घर बनाने के लिए दिया, और टोटल का 60% पैसा आपने घर बनाने के काम में ही लगाया हुआ है। अगर मोटा मोटी बात करें तो 40% पैसा अदर पर्पस के लिए यूज हो सकता है, 60% पैसा फाइनेंस बिजनेस के लिए यूज होगा, और उस 60 का भी मेजर पोर्शन किसके पास होना चाहिए? इंडिविजुअल के इंडिविजुअल। पास। समझ में आए? यस मैम। यस मैम। अच्छा, एक कंपनी है हमारे पास, एबीसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, एचएफसी, ठीक है। अब इसके पास क्या है, इसने फॉर एग्जांपल इसकी टोटल एसेट्स है 100 करोड़ की, और कोई इंटेंजिबल एसेट्स इसके पास नहीं है। अब इसने क्या किया हुआ है? इसने किया है कि इसने 55 करोड़ रुपीस इंडिविजुअल्स को दिए फॉर होम लोन, ठीक है जी। और इसने टोटल 45 करोड़ दिए हैं नॉन इंडिविजुअल। क्या ये कंपनी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की दोनों क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करती है? यस मैम। यस मैम। कैसे? मैम ये मिला के हो गया तो 60 से अबव हो गया, और 50 तो दे ही रहा है, वो 50 से ज्यादा दे रहा है। ठीक है,
हाँ, तो यहाँ पर ये हमें इंडिविजुअल के केस में सिर्फ ये देखना है कि वो मोर देन 50 हो, तो मोर देन 50 है। जब हमें कंबाइंड देखना है तो हमें टोटल होम लोन चेक करने हैं। टोटल होम लोन यहाँ पर हमारे 100 करोड़ पूरे हो रहे हैं। इसने 100% एससीटी किसमें लगा रखी है? हाउसिंग फाइनेंस Home कंपनी में। क्या 100% लगा सकता है? यस मैम, एटलीस्ट 60 होना चाहिए। एटलीस्ट होना चाहिए, यानी कि 100% मैम तो आप लगा ही सकते हो, हमें कोई दिक्कत उसके अंदर नहीं है। कहता चलो मैं कंडीशन भी फुलफिल कर दूंगा, हमारी कंपनी एक्सेप्ट करती है इन कंडीशंस को। कहता लेकिन मुझे ये बता दो कि किस किस को आप तो फाइनेंस बिजनेस में गिनोगे, एचएफसी में गिनोगे, और किसको आप एचएफसी में नहीं गिनोगे। यानी कि कौन सा फाइनेंस तो हाउसिंग से रिलेट करेगा और कौन सा फाइनेंस हाउसिंग से रिलेट नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखो हमारे पास कुछ ऑप्शंस है कि हम किस फाइनेंस को हाउसिंग में रिलेट करेंगे और किसको हम यहाँ पर हाउसिंग में रिलेट नहीं करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है फॉर परचेज। अगर आप परचेज करते हो, कंस्ट्रक्ट करते हो, रिकंस्ट्रक्ट करते हो, रेनोवेट करते हो, रिपेयर करते हो, किसकी? किसी भी रेजिडेंशियल ड्वेलिंग यूनिट की। कोई भी रेजिडेंशियल आप यूनिट बना रहे हो उसकी चाहे आप परचेज करो, यानी कि घर खरीदने के लिए लोन ले सकते हैं, ले सकते हैं, वो किस में आएगा? होम लोन में आएगा। घर बनाने के लिए लोन ले सकते हैं, कंस्ट्रक्शन करने के लिए ले सकते हैं, वो भी किस में आएगा? घर में आएगा, होम लोन के अंदर आएगा आपका। रिकंस्ट्रक्शन, घर को तोड़ के दोबारा बनाना या फिर घर में कोई भी चेंजेस कराना, कोई भी अमेंडमेंट्स कराना, उसको दोबारा से तैयार करना स्ट्रक्चर को, क्या वो आपके होम लोन में आएगा? यानी कि पुराना घर तोड़ के नया बनाना आपका हाउसिंग फाइनेंस का ही पार्ट है। आगे कौन सा है आपका? रेनोवेशन, घर को रेनोवेट करना, नया बनाना उस घर को, यानी कि उसके अंदर छोटी मोटी तोड़फोड़, मेजर चेंजेस ना करके माइनर चेंजेस करना, उसके लिए क्या लोन ले सकते हो? क्या वो लोन आपका होम लोन में आएगा? बिल्कुल आएगा। यस तो मैम। रेनोवेशन लोन को आपको किस में गिना? होम लोन में गिना। दूसरा है रिपेयर, जैसे कि आपने देखा होगा कोई जो बहुत पुराने घर होते हैं, जैसे उनकी छत टपक रही है, मरम्मत मांग रही है, क्या वो मरम्मत आपकी उसमें आएगी रेजिडेंशियल ड्वेलिंग में, होम लोन के अंदर? यस बिल्कुल आएगी। मैम। जो भी रिपेयर करोगे, रेनोवेशन वर्क करोगे, वो सब का सब हमारा हाउसिंग फाइनेंस के अंदर जाएगा ही जाएगा। और कौन से बिल्डिंग करनी है आपको? रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, यानी कि होम लोन की बात हो रही है तो वो होम ही बनना चाहिए आपका, दुकान नहीं बननी चाहिए। तो अगर आप रेजिडेंशियल ड्वेलिंग यूनिट, घर के लिए जो बनती हैं बिल्डिंग्स, उसके अंदर अगर पैसा लगा रहे हो तो आपके पैसे को होम लोन की कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक है, यस मैम। ये तो हमें ना सारी ट्रांजैक्शंस पता चली है कि इन इन ट्रांजैक्शंस को हम लोग होम लोन की कैटेगरी में काउंट करते हैं। ये बोलते हैं कि लोन दिया किसको जाएगा, तो देखो लोन्स टू इंडिविजुअल्स, अगर किसी इंडिविजुअल को लोन दिया जा रहा है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, बहुत सारे इंडिविजुअल्स को लोन दिया जा रहा है, इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर कंस्ट्रक्शन परचेज ऑफ न्यू ड्वेलिंग यूनिट्स, यानी कि अगर आप किसी इंडिविजुअल को दे दो, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को दे दो। अब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स में कौन आ गई? आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी आ गई, क्योंकि वो भी तो इंडिविजुअल्स का ग्रुप ही था। और वो क्या काम करेंगे? या तो वो कंस्ट्रक्शन करें या वो परचेज करें, किसको? न्यू ड्वेलिंग यूनिट्स, यानी कि एग्जिस्टिंग के अंदर अगर ना हो तो हम उसको मानेंगे कि आपने होम लोन दिया है। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? लोन टू इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, या तो आप इंडिविजुअल्स को दो या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के किसी भी ग्रुप को दो, फॉर परचेज ऑफ ओल्ड ड्वेलिंग यूनिट्स, यानी कि नई के लिए और पुरानी के लिए दोनों में ही क्या मानते हैं हम? उसको होम लोन मानते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखो, ये जो आपका न्यू ड्वेलिंग यूनिट्स था, फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक कंपनी एबीसी रियल एस्टेट। ये क्या करती है? ये आपके फ्लैट्स बना के बेचती है। ठीक है, अब ये जो फ्लैट्स है ये इसने बिल्कुल नए नए बनाए हैं और इसको बेचना चाह रही है, और मिस्टर ए है कोई बंदे, वो इस फ्लैट को खरीदना चाह रहे हैं। अगर मिस्टर ए इस फ्लैट को खरीदते हैं तो वो ए पॉइंट में कवर होंगे या बी पॉइंट में कवर होंगे? ए में। ए में। और निकिता अगर महक का घर खरीदती है तो? बी में। बी में। ठीक है, तो न्यू ड्वेलिंग यूनिट्स को खरीदना या ओल्ड ड्वेलिंग यूनिट्स को खरीदना, दोनों ही आपका काम किस में आएगा? हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस के अंदर आएगा।
थर्ड पॉइंट क्या बोलते हैं, लोन टू इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर परचेजिंग ओल्ड न्यू ड्वेलिंग यूनिट्स बाय मॉर्गेजिंग एग्जिस्टिंग ड्वेलिंग यूनिट्स। क्या बोलते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक घर है जिसमें कौन रहता है, मिस्टर ए रहता है। मिस्टर ए को ये दूसरा बड़ा घर खरीदना है, ठीक है। अब इस बड़े घर को खरीदने के लिए मिस्टर ए के पास पैसे नहीं है। मिस्टर ए क्या करते हैं, इस घर को तो रख देते गिरवी, और जो पैसे आते हैं उसके बदले में वो खरीद लेते हैं ये बड़ा घर। तो अगर कोई इंडिविजुअल अपने एग्जिस्टिंग घर को उस पे रखकर, सिक्योरिटी पे रखकर नया घर परचेज करता है, कोई नई बिल्डिंग या फिर कोई पुरानी बिल्डिंग दोबारा से परचेज करता है, तो क्या उसको हाउसिंग फाइनेंस लोन मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे, घर ही तो परचेज कर रहा है। तो घर परचेज करने को हम अपना हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस मानेंगे। समझ में आई? 3 पॉइंट ये। यस मैम। यस अगला पॉइंट देखें। अगला क्या कहता है, लोन्स टू इंडिविजुअल फॉर परचेज ऑफ प्लॉट्स, प्लॉट्स परचेज करने के लिए, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग यूनिट्स प्रोवाइडेड अ डिक्लेरेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बोरोवर दैट ही इंटेंड्स टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस ऑन द प्लॉट विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ अवेलिंग द लोन। अब ये थोड़ा पेचीदा केस होता है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्लॉट है। प्लॉट के ऊपर आपको होम लोन नहीं मिलता, क्योंकि वो खाली जमीन का टुकड़ा है, उसमें आप रह नहीं सकते। होम लोन बांटने हैं, ये हमारी गवर्नमेंट भी उसको सपोर्ट करती है कि आपको होम लोन देनी चाहिए, ताकि हमारी जो ज्यादातर जनता है वो घरों में रह सके। अब प्लॉट ले रहे हो, प्लॉट में रह तो सकते नहीं रह सकते, तो प्लॉट के ऊपर आपको जनरली होम लोन नहीं मिलता, या उस लोन को होम लोन की कैटेगरी नहीं मिलती। कब तक? जब तक आप डिक्लेरेशन ना दे दो। कैसी डिक्लेरेशन? कि पहले प्लाट खरीदूंगा, उसके बाद उसके ऊपर क्या बनाऊंगा, घर बनाऊंगा, मकान बनाऊंगा। अगर आप ऐसी डिक्लेरेशन दे देते हो तो इस तरह के लोन को कवर किया जाएगा होम लोन के अंदर। और अगर ये डिक्लेरेशन आप नहीं देते हो, आपकी मंशा प्लॉट खरीद के बेचने की है, यानी कि आप ट्रेडिंग करते हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आप यहाँ पर होम लोन का बिजनेस ना करके आप अनदर एनबीएफसी के काम करते हैं। तो आपको जो लोन देना है उसका सीधा पर्पस क्या होना चाहिए, घर कंस्ट्रक्ट करना होना चाहिए, प्लॉट परचेज करके प्लॉट सेल आउट करना नहीं होना चाहिए। अब ये जो आपको प्लॉट बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है, वो कितने दिन में करना है, विद इन 3 years। डेट ऑफ अवेलिंग द लोन। अगर 3 साल में आप वो प्लॉट नहीं बनाते हो तो आपके लोन को होम लोन की कैटेगरी से बाहर कर दिया जाएगा। समझ में आई? यस मैम। आगे चले। आगे है लोन यस टू मैम। or group of individuals for renovation reconstruction of existing dwelling units। ये वैसे भी existing unit का ही हो सकता है। reconstruct मतलब दोबारा से बनाना, जो पहले बनी हुई होगी उसी को तो दोबारा बनाओगे। renovate करना, पुरानी buildings को नया करना, वो भी renovation का काम तभी हो सकता है जब आपके पास existing ड्वेलिंग क्या होता है मैम? renovation dwelling होता है जहां पर आप रहते हो, रहने वाली प्लेस आपकी रेजिडेंशियल। ओके। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखो, लैंडिंग टू पब्लिक एजेंसीज इंक्लूडिंग स्टेट हाउसिंग बोर्ड्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल। कई बार आपको ना मकान सरकार बनाकर देती है, या फिर कोई ऐसी एजेंसीज होती है जो आपके लिए घर बनाकर देती है आपको। तो अगर आप उनको लोन दे रहे हो, यानी कि पब्लिक एजेंसीज को लोन दे रहे हो, चाहे वो स्टेट की तरफ से हो या वो एनी अदर काइंड ऑफ जो पब्लिक के लिए काम करती है, तो उनको दिया हुआ लोन भी आपका क्या कहलाता है, होम लोन। ठीक है जी। आगे लोन टू कॉर्पोरेट्स और गवर्नमेंट एजेंसीज फॉर एम्प्लॉय हाउसिंग। अब कई सारी कंपनीज ऐसी होती है जो अपने एम्प्लॉयज को घर प्रोवाइड कराती है, मतलब उनको जॉब के साथ यस साथ फैसिलिटीज भी मिलती हैं। तो उनका घर कौन देता है उनको? अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट घर देगी, और प्राइवेट एम्प्लॉय है तो उनके कॉर्पोरेट्स घर देगी। तो ऐसे कॉर्पोरेट्स या ऐसे गवर्नमेंट अगर अपने एम्प्लॉय की हाउसिंग के लिए भी लोन लेते हैं तो इस लोन को भी होम लोन कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा। ठीक है जी, आगे देखो, लोन्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एजुकेशनल, health, social, cultural or other institution centers which are part of housing project and which are necessary for the development of settlement or township, उसको भी क्या बोलेंगे हम, होम लोन बोलेंगे। अब जहां पर आप रहते हैं, जिस एरिया में आप रहते हैं, वहां पर आसपास स्कूल्स होने चाहिए, होने यस चाहिए, मैम। हेल्थ फैसिलिटीज होनी चाहिए, यस मैम। अदर जरूरत की चीजें होनी चाहिए। यस यानी मैम। किसी भी टाउन को बनाना होता है, कोई भी शहर आपको बसाना होता है, तो वहां आपको फैसिलिटीज देनी पड़ती है। कहता
कि अगर किसी डेवलपमेंट के लिए, किसी टाउन की डेवलपमेंट के लिए आपको लोन देना पड़ जाए, एजुकेशनल सेक्टर को, हेल्थ सेक्टर को, सोसाइटीज को, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस को, तो उसको भी हम होम लोन की कैटेगरी में रखेंगे, प्रोवाइडेड आपका वो जो लोन है वो जरूरी होना चाहिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दैट टाउन। सिर्फ उसी केस में इसको होम लोन की कैटेगरी में रखा जाएगा, अदरवाइज ये होम लोन की कैटेगरी में नहीं आएगा। आया समझ में? यस मैम। आगे देखो, लोन्स फॉर कंस्ट्रक्शंस मीन्ड फॉर इम्प्रूविंग द कंडीशन इन स्लम्स एरिया। अगर आप ऐसे लोन देते हो ताकि स्लम एरियाज की कंडीशन को सुधारा जाए, for which credit may be existing directly to the slum dweller on the guarantee of the central government or indirectly to them through the state government। अगर आप किसी ऐसे बंदे को लोन देते हो जिसने ठेका उठाया स्लम्स को डेवलप कराने का, तो आपका उस लोन को भी हम होम लोन की कैटेगरी में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि उस लोन को भी हम हाउसिंग फाइनेंस मानेंगे। अगर आपके उस काम की गारंटी कौन देती है? सेंट्रल गवर्नमेंट देती है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, आता है। स्टेट अगर गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कोई ऐसी स्कीम निकालती है जहां पर स्लम्स को डेवलप करना हो और कोई स्लम डेवलपर उस स्कीम के अंदर लोन लेता है, तो उस लोन को हम बोलेंगे कि वो लोन जो है आपका वो हाउसिंग फाइनेंस लोन है। ठीक है, ये यहाँ पर जो भी स्कीम्स की बात की थी मैंने, लोन गिवन्स फॉर स्लम इम्प्रूवमेंट स्कीम्स टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय द स्लम क्लियरेंस बोर्ड एंड अदर पब्लिक एजेंसीज। तो स्लम इम्प्रूवमेंट स्कीम्स के लिए जो भी लोन दिया जाता है दैट इज ऑल्सो बिजनेस ऑफ हाउसिंग फाइनेंस। आगे है लेंडिंग टू बिल्डर्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल डेवलपमेंट यूनिट्स। बड़े बड़े जो ये बिल्डर्स होते हैं जो घर बनाकर बेचते हैं, उनके लिए भी हम लोग, उनको दिया हुआ लोन भी हमारा क्या है? रेजिडेंशियल हाउसिंग फाइनेंस की कैटेगरी में कवर करता है। ये कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स हैं कि इन एग्जांपल्स को हम होम लोन की कैटेगरी में कवर करेंगे। उसके अलावा जो ब्रॉडरली है, मेजरली उसने काम बता दिए कि किस कैटेगरी को हम लोग होम लोन की कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे। अब यहाँ पर देखो टर्म विच इंक्लूड्स लिखा हुआ था, यानी कि ये सारे एग्जांपल्स हैं विच आर इंक्लूसिव इन द डेफिनेशन ऑफ हाउसिंग फाइनेंस। क्लियर हुआ? यस मैम। आगे बढ़े, देखो, all other loans including those given for furnishing developing units, loans given against mortgage of property for purpose other than buying, construction of a new dwelling units or renovation of the existing dwelling units will be treated as non-housing loans and will not be falling under the definition of housing finance। यानी कि जो लोन इन कामों के लिए नहीं दिए जाते, ना तो आप घर खरीदने के लिए दे रहे हो, ना आप कंस्ट्रक्शन के लिए दे रहे हो, ना आप कुछ और काम कर रहे हो, तो उस लोन को हम क्यों माने वो हाउसिंग फाइनेंस है? हमारे लिए तो वो लोन क्या है? नॉन हाउसिंग लोन्स। यानी कि आप एनएचबी के अंडर आके आप एनबीएफसी वाला काम कर रहे हो, विच इज वैलिड और नॉट वैलिड? वैलिड होना चाहिए। रजिस्टर्ड तो आप एनएचबी में हो, काम कर रहे हो एनबीएफसी वाला, नो मैम। नहीं होना चाहिए। यहाँ एक डेट देखो, ये जो नई रेगुलेशंस आई थी वो कब आई थी आपकी? ऑन 22 अक्टूबर 2020। यानी कि 22 अक्टूबर 2020 के बाद जो एनबीएफसी बन रही है वो तो इसको फुलफिल करे, और जो पहली वाली एनबीएफसी है उनका क्या? मतलब पहली वाली जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है उनका क्या? तो उनके लिए भी इन्होंने ट्रांजिशन टाइम दिया है। ट्रांजिशन टाइम होता है आपका कन्वर्जन टाइम, कि इतना टाइम है आपके पास, इतने टाइम के अंदर आपको अपने रूल्स फॉलो करने हैं। तो हमने उनको टाइम दिया 31 मार्च 2024 तक का, लगभग आपके पास 4 साल हैं। तो 4 साल के अंदर आप अपने एग्जिस्टिंग क्राइटेरिया को कन्वर्ट कर दो हमारे न्यू क्राइटेरिया के अंदर। ठीक है जी, जितनी भी एग्जिस्टिंग एचएफसी हैं अब उन्हें नए क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अपनी कंपनी को सेटल करना पड़ेगा, और अगर वो नहीं कर रही तो उनको एचएफसी बिजनेस छोड़ना पड़ेगा। अब ये कहते हैं कि आपको एकदम से नहीं करना फुलफिल, आपको कैसे कैसे करना है? टुकड़ों में करना है। इसके 31 मार्च 2022 तक आपको चेक करना है कि आपका जो टोटल लोन है उसका मिनिमम परसेंटेज किसके टुवर्ड्स होना चाहिए? 50% का। नए वालों के लिए कितना है? 60 है। तो कहता है 2 साल के अंदर आपको अपना 50% ऑफ द एसेट्स किसके फॉर्म में लेकर आना है? हाउसिंग फाइनेंस फॉर्म के लेके आना है। और इंडिविजुअल्स वाला जो फुलफिल है क्राइटेरिया वो कितना करना है? 40%। 31 मार्च 2023 तक आपका ये 50% बढ़ के 55 हो जाना चाहिए, और ये 40 बढ़कर कितना हो जाना चाहिए? 45%। और 31 मार्च 2024 तक ये आपका 60% और 50%। यही हमारी न्यू कंडीशंस है।
तो यानी कि 24 तक आपको इन स्लॉट्स में अपनी कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। कुछ समझ में आया है टाइम स्लॉट? यस मैम। यस मैम। और ये अगर टाइम इतने टाइम स्लॉट्स में नहीं अभी अभी करते हैं तो? इसी साल आपके सिलेबस में इनबिल्ट किया गया है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर ये इतने टाइम में नहीं कर पाते हैं तो? ये इतने टाइम में नहीं कर पाते तो इनके ऊपर पेनल्टी लगती है। हालांकि इनको जल्दी से रिमूव नहीं किया जाता है इनके बिजनेस से, बट पेनल्टी लगती है इनके ऊपर, अप्रूवल लेनी पड़ती है इनको। देखो नीचे लिखा हुआ है, such HCFC shall be required to submit to the Reserve Bank a board approved plan within 3 months, including a roadmap to fulfill the above mentioned criteria and timeline for transitions। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, रिजर्व बैंक को एक गाइडलाइंस देनी है, एक रिपोर्ट फुलफिल करानी है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, हम अपना 3 महीने का प्लान देंगे कि हम अगले 3 महीने में क्या करने वाले हैं और उसके हम इस क्राइटेरिया को कैसे फुलफिल करेंगे। HFC unable to fulfill the above criteria as per the timeline shall be treated as NBFC investment and the credit companies। फिर उसको हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि आप HFC नहीं हो, आप क्या हो, आप NBFC हो। कैसी NBFC? जिसका काम है या तो इन्वेस्टमेंट करना या क्रेडिट देना, तो आपको अलग कैटेगरी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एंड दे विल बी रिक्वायर्ड टू अप्रोच RBI, और फिर आपको RBI को अप्रोच करना पड़ेगा फॉर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। यानी कि अब आपके ऊपर NHB के रूल्स नहीं लगेंगे, अब आपके ऊपर किसके रूल्स लगेंगे, RBI के लगेंगे। जनरली RBI आपको के। रिलैक्सेशन मिल सकती है अगर आप अप्लाई करते हो तो। From HFC to NBFC ICC, application for such conversion should be submitted with all submitted documents। और इस कैटेगरी के लिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके चाहिए होंगे वो डॉक्यूमेंट्स आपको जमा कराने पड़ेंगे, और उन डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपको ऑडिटर का सर्टिफिकेट भी देना होगा। वो बताएगा आपको कि आपका प्रिंसिपल बिजनेस क्राइटेरिया क्या है, और जो भी रेजोल्यूशन आपसे मांगे जाए वो आपको देनी पड़ेगी। यानी कि आपके पास इतना टाइम है, या तो आप अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को, अपने एग्जिस्टिंग HFCs को न्यू HFC से अलाइन कर लो, यानी कि ये क्राइटेरिया मेंटेन कर लो। अगर आप फेल हो जाते हो तो आपको कन्वर्ट कर दूंगी मैं NBFC ICC के अंदर, जिसका अप्रूवल आपको कौन देगा, RBI देगा। और RBI अगर देगा तो उसके बाद आप उस बिजनेस को करोगे, ना कि HFC बिजनेस को करोगे। समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना करेंगे क्योंकि तुम्हारी मीटिंग ओवर होने वाली है अभी ये। ठीक है।